Assalamualaikum. This is Numan Akbar and welcome to Object Oriented Programming Week 3 lecture. सबसे पहले एज यूजुअल हम अपनी आउटलाइन देखते हैं, अपनी आउटलाइन के टॉपिक्स। तो जैसे आप देख रहे हैं कि वीक 3 के स्टार्ट में लिखा हुआ है कंट्रोल स्टेटमेंट्स पार्ट 1, देन इंट्रोडक्शन, एल्गोरिदम्स, सूडो कोड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, यानी कि अब ये वीक 3 के सारे टॉपिक्स बताए गए हैं। देन सिमिलरली वीक 4 के भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो मैंने ये वीक 3 का जो लेक्चर बनाया है, मैंने कुछ टॉपिक्स वीक 3 से पिक किए हैं, कुछ टॉपिक्स वीक 4 से पिक किए हैं, क्योंकि इनकी तरतीब थोड़ी इस तरह से बनती है। तो अगर आपको एक ऑर्डर में चलेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी। तो इस वजह से मैंने कुछ टॉपिक्स वीक 4 से भी पिक कर लिए। तो जो वीक 4 का लेक्चर होगा वो भी सिमिलरली मैं इसी तरह से बनाऊंगा कि कुछ टॉपिक्स वीक 3 में से करूँगा, कुछ टॉपिक वीक 4 में से करूँगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मैं टॉपिक्स थोड़े से रीअरेंज कर रहा हूँ। तो वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ और प्रॉपर लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वीक 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स पार्ट 1। तो फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, हम पहले इसका नाम से देखते हैं कि क्या मतलब है। कंट्रोल से मुराद किसी भी चीज़ को कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जिन्होंने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है। ठीक है, कोई कोड है, इसने किसी चीज़ को कंट्रोल करना है। हम इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं, फिर मैं इसका आपको बाद में मज़ीद बताता हूँ। A control statement is a statement that determines whether other statements will be executed. अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ये चीज़ का पता लगाती है या कंफर्म करती है कि बाकी जो स्टेटमेंट्स है, कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, उसने कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, जो इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, इसके बारे में ये बताएगी, डिटरमाइन करेगी कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। तो ये काम है आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स का। ये तो थी सिंपल डेफिनेशन। इसने सिंपली कंट्रोल करना है। ठीक है, कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, उसकी कोई कंडीशन होगी। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसने चेक करना है कि वो उस सेट ऑफ कोड में कंट्रोल देना है कि नहीं देना। ठीक है, ये चीज़ होगी कंट्रोल स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है सी प्लस प्लस लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब ये हमने तो अभी कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। तो जिस तरह हमारी कोई भी एक कंडीशन की बेस पे हमारी कोई सेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, या उसमें से कंट्रोल जाता है या कंट्रोल उसमें नहीं जाता, तो उसी तरह से हमारे कुछ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी एक सेट ऑफ कोड को चाहते हैं कि ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो किसी एक कंडीशन की बेस पर, तो वहाँ पर हमारा लूप लग जाता है। ठीक है, जैसे हमारे लूप्स हम आगे इसी लेक्चर में मज़ीद डिटेल में भी पढ़ेंगे। हम किसी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट, पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको चाहते हैं कि ये एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट हो किसी एक कंडीशन की बेस पर। भाई अगर ये कंडीशन ठीक है तो ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये सेट ऑफ कोड अगर इस कंडीशन ठीक है तो 5 बार एग्जीक्यूट हो। 5 बार एग्जीक्यूट होने से मुराद क्या है, उसने एक कोई ना कोई लूप लगाना है हमने। तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं पहले। Loop control statements in C++ are used to perform looping operations until the given condition is true। ठीक है, जब तक कोई given condition true रहेगी उस टाइम तक हमारा कोई ना कोई loop जो भी है उसकी body का loop चलता रहेगा। Control comes out of the loop statement once condition becomes false। जैसे ही हमारी condition false हो जाए, हमारा control उस loop में से बाहर निकल आता है। ठीक है, here we will learn how to make the computer execute a group of statements over and over as long as certain conditions hold. The group of statements being executed repeatedly is called a loop। अभी इधर यही कह रहा है कि हम यहाँ पर किसी certain set of statements है, उनको हमने बारी बारी हमने मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करना है किसी कंडीशन के बेस पे। ठीक है, कोई कंडीशन होगी, उसको चेक करके हम देखेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होगा उसको ओवर एंड ओवर एग्जीक्यूट करते रहना है जब तक हमारी वो कंडीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, जो ग्रुप हमारा जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कहेंगे कि वो एक लूप चल रहा है। होपफुली आपको इस
पेज में जो हमने पढ़ा वो उसकी समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, हमारी अब टाइप्स कौन कौन सी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले आ जाती है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट नेक्स्ट कौन सी आ जाती हैं, नेक्स्ट आ जाती है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब ये जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं इसकी फर्दर कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ जाता है कि फॉर स्टेटमेंट, फॉर लूप है। नेक्स्ट आ जाता है वाइल स्टेटमेंट या जिसको हम वाइल लूप भी कहते हैं। देन लास्ट वन है इसकी टाइप डू वाइल स्टेटमेंट या जिसको हम दूसरे अल्फाज में डू वाइल भी कहते हैं। तो डू वाइल स्टेटमेंट को हम दूसरे अल्फाज में डू वाइल लूप भी कहते हैं। देन आखिरी कंट्रोल स्टेटमेंट्स की टाइप है स्विच स्टेटमेंट। ये हम सारी चीज़ें अभी डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले आ गया हमारी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है देखते हैं। दिस स्टेटमेंट गिव्स आवर प्रोग्राम अ वे टू मेक decisions based on the information the program has as it's running। ठीक है, ये हमें कोई किसी कंडीशन की बेस पे हम इसकी बॉडी के अंदर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसकी मैं बेहतर एग्जांपल इसी तरीके से दे सकता हूँ कि हम इसके कोड को देखें ताकि आपके सिंटैक्स को देख के आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैंने अपने कंपाइलर के अंदर ये कोड पहले से जनरेट किया हुआ है। ठीक है, मेन इंट मेन के अंदर सबसे पहले सी आउट करवाया है। सी आउट से मुराद यही है कि जो भी हमारे इसके अंदर लिखेंगे वो यूज़र की स्क्रीन के ऊपर एग्जीक्यूट या शो होगा। प्लीज़ इनपुट अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसने ये लिखा है, यूज़र की स्क्रीन पर ये शो होगा। उसके बाद मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया ए नंबर के नेम से। ठीक है, देन मैंने सी इन करवाया ए नंबर को। सी इन से मुराद होता है यूज़र से इनपुट लेना। अब जो भी यूज़र इनपुट देगा या जो भी नंबर एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगा ए नंबर के अंदर। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर। अब मैं आगे इफ़ वाली कंडीशन चेक करना चाहता हूँ कि इफ़ ये जो ए नंबर है आगे स्मॉल ब्रेसेस इफ़ के आगे। ठीक है, इसका सिंटैक्स ऐसे है और इन ब्रेसेस के अंदर जो लिखेंगे वो कंडीशन होगी। कंडीशन के बाद अगर ट्रू होती है तो ये इफ़ की ये जो ब्रेसेस हैं इसके अंदर हमारी आ जाएगी इफ़ की बॉडी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज बाद का प्रोसेस होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने कंडीशन क्या दी है कि इफ़ ए नंबर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो, या तो नंबर जो दिया हुआ है यूज़र ने वो अगर ज़ीरो से ग्रेटर है या इक्वल भी है, तो ये दोनों कंडीशन चल सकती हैं, ग्रेटर एंड इक्वल। आप इस चीज़ से फेमिलियर हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे क्या कर दे, सी आउट करवा दे वेरी गुड। सी आउट से मुराद यूज़र की स्क्रीन पर मैसेज शो करवा दे कि वेरी गुड। एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में मतलब यही होगा कि इस चीज़ का टोटली ऑपोजिट जो होता है वो एल्स होता है इफ़ का। इफ़ की कंडीशन का टोटली ऑपोजिट एल्स के अंदर जाता है। तो इफ़ की कंडीशन क्या है, अगर ए नंबर के अंदर जो भी चीज़ है वो अगर ज़ीरो के इक्वल या ग्रेटर है तो क्या होगी, हमारे वेरी गुड आ जाएगा। तो इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है कि ए नंबर की वैल्यू ज़ीरो से लेस हो। ठीक है, तो क्या हम शो करवा देंगे, सी आर करवा देंगे नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है इफ़ एंड एल्स का यूज़ करते हुए कि इफ़ अगर हमारी कंडीशन ये है, अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू होती है तो हमारा ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स वाला पीस ऑफ कोड जो भी है वो एग्जीक्यूट हो। तो वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो हमारी इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो आ जाता है फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ स्टेटमेंट कि इफ़ स्टेटमेंट का जो हमने फ़्लो चार्ट बनाना है। फ़्लो चार्ट से मुराद होता है कि हमारा सारा प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, बीच में कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, या हम अगर उसको किसी एक फ़्लो के अंदर लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कि वो फ़्लो चार्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर से एक एरो आ रहा है और ये एक नीचे शेप टाइप बनी हुई है, इसके अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट टेस्ट एक्सप्रेशन।
तो जैसा कि इफ़ के जो सिंटैक्स होता है उसकी सेम वही चीज़ को हमने एक डायग्राम्स की शक्ल में बनाया होता है, ताकि हमें थोड़ी डायग्राम्स की शक्ल में ज़्यादा आसानी से इन बंदों को समझ आ जाती है। तो हम थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपने फ्लो चार्ट को। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि टेस्ट एक्सप्रेशन से मुराद यही है कि इफ़ के जो स्मॉल ब्रेसेस के अंदर कंडीशन लिखी होती है उसको टेस्ट करना है, ठीक है, आइदर वो ट्रू है और फॉल्स है। इन केस अगर वो ट्रू होती है, ठीक है, अगर जो इफ़ की कंडीशन गिवन है वो ट्रू होती है तो क्या होगा, अगर वो फॉल्स होती है तो क्या होगा। तो हमने दो दो एरोज निकाले हुए हैं उसी बॉक्स में से, कि अगर ये कंडीशन होती है तो हमारी क्या हमारा सिचुएशन होगी, अगर कोई और हमारी अगर फॉल्स हो जाती कंडीशन तो हमारी क्या सिचुएशन होगी। तो इन केस हमारी अगर कंडीशन जो गिवन है वो ट्रू होती है तो एरो हमारा जा रहा है ट्रू वाला, बॉडी ऑफ इफ़, मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और जैसे ही इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई उसके बाद हमारा उसमें से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, और जो भी स्टेटमेंट उससे अगली होगी या इफ़ की बॉडी के बाद जो हमारी स्टेटमेंट लिखी होगी प्रोग्राम के अंदर जो भी हो, तो हमारा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। जैसे लिखा हुआ है इसके अंदर स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ़, इसका मुराद यही है कि इफ़ स्टेटमेंट से नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ़ की बॉडी के नीचे कोई भी स्टेटमेंट है उसमें कंट्रोल चला जाएगा। तो हम दूसरा केस करते हैं कि अगर हमारी जो कंडीशन है इफ़ की वो फॉल्स होती है तो क्या होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि फॉल्स वाला एरो एक एक बॉक्स को स्किप करके दूसरे जो है, मतलब इफ़ की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट है उसके बाद कंट्रोल भेज रहा है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है इफ़ की तो हमारी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमारा कंट्रोल चला जाए इफ़ की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके पास। तो ये आप देख सकते हैं कि फॉल्स वाला एरो एक बॉक्स को स्किप करके नेक्स्ट वाले पे जा रहा है कि हमारी जो इफ़ की बॉडी के बाद वाला एरिया है उसके पास कंट्रोल भेज देगा, ठीक है। तो सिंपली हमारा प्रोग्राम इस तरह से हमारा फ्लो चलता है इफ़ स्टेटमेंट का। तो नेक्स्ट चलते हैं, होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। फ्लो चार्ट ऑफ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अभी हमने देखा कि जो फ्लो चार्ट था वो था सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट का। अब हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, कि इसके अंदर एल्स भी शामिल होगी। तो थोड़ा बहुत तो सेम ही होगा, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक एरो आ रहा है, हमारी कंडीशन हो रही है चेक कि टेस्ट एक्सप्रेशन, हमारी एक्सप्रेशन जो भी है उसको टेस्ट किया जा रहा है। उसमें से फिर हमारे दो एरो निकल रहे हैं कि हमारी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा। तो वो आइए वो देखते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, हमारी बॉडी इफ़ की एग्जीक्यूट हो जाएगी, बॉडी ऑफ इफ़, ठीक है। जब बॉडी ऑफ इफ़ ट्रू हो गई यानी कि एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद हमारा कंट्रोल ऑब्वियसली जिस तरह से चल रहा था, इफ़ की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है जो भी उससे नीचे वाली स्टेटमेंट है उसके पास कंट्रोल चला जाएगा। अगर इन केस हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि अगर इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगी तो एल्स एग्जीक्यूट होगी, अगर इफ़ एग्जीक्यूट होगी तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगी। इन दोनों में से किसी एक चीज़ ने एग्जीक्यूट होना होता है, क्योंकि दोनों टोटली एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट्स हैं। अगर एक एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा उस टाइम पे, क्योंकि कंडीशन ही हमारी उस टाइम ऐसी बनी होगी। इफ़ में जैसे कंडीशन है कोई भी, तो अगर वो ट्रू हो जाती है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके बदले हमारी एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे इधर भी लिखा हुआ है कि टेस्ट एक्सप्रेशन हमारी अगर फॉल्स हो जाती है तो हमारी बॉडी ऑफ एल्स एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद हमारा कंट्रोल जो भी उससे नीचे लिखा हुआ है इफ़ एल्स की बॉडी के नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके पास कंट्रोल चला जाएगा हमारा। तो सिमिलरली हमारी वाइल स्टेटमेंट जो है या वाइल लूप जिसको कहते हैं उसका फ्लो चार्ट दिखाया गया है। पर मैं इस डायग्राम को समझाने से पहले मैं नेक्स्ट वाले पेज पे जाके कोई और एक चीज़ है कि हम वाइल लूप के सिंटैक्स को देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है वाइल लूप, वाइल का उर्दू में मतलब होता है जब तक, ठीक है। तो लूप ये तब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू हो रहेगी, ठीक है। जब तक हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी उस टाइम तक इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी। इसका नाम इसीलिए वाइल लूप रखा गया कि
जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहे तब तक ये एग्जीक्यूट हो या इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो। तो जैसे कि इसकी आप सिंटैक्स देख सकते हैं, वाइल की आगे स्मॉल ब्रेसेस के अंदर कंडीशन लिखी हुई है। अगर वो कंडीशन है, कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी जो बॉडी है अंदर स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, जो भी हमने पीस ऑफ कोड लिखना है वो हमारे प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो भी लिखना चाहते हैं, तो वो स्टेटमेंट्स हम इसकी बॉडी के अंदर लिखेंगे। नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि कंडीशन माइट बी ए इज़ ग्रेटर देन 5 और आई इज़ लेस देन 10। कंडीशन की जगह पर हम कोई इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कोई वेरिएबल है हमारा, फॉर एग्जांपल ए है, हम कहते हैं कि ए की वैल्यू अगर 5 से बड़ी है तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो। और जब तक हमारी वाइल ए की कंडीशन वाली लिखी हुई है, वाइल ए इज़ ग्रेटर देन 5, जब तक हमारा ए की वैल्यू 5 से बड़ी है तब तक हमारी ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहे। सिमिलरली अगर एक और कंडीशन लिखी हुई है आई इज़ लेस देन 10, वाइल की कंडीशन में हम ये लिख देंगे कि जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है उस टाइम तक हमारी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहे। लूप इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन कंडीशन इज़ ट्रू। लूप कब एग्जीक्यूट होता है? जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू रहे तब तक हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट इसी चीज़ का वाइल लूप का मैंने फ़्लो चार्ट इधर बनाया हुआ है कि हमारी सबसे पहले तो टेस्ट एक्सप्रेशन, हमारी जो भी हमारी कंडीशन है उसने टेस्ट होना है कि अगर वो ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर वो ट्रू है तो वाइल लूप की बॉडी के अंदर हमारा कंट्रोल चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एरो हमारा ट्रू वाला जा रहा है वाइल लूप बॉडी के अंदर। वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, उसके अंदर हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होना है वो होगा बॉडी के अंदर ही। और उसके बाद से दोबारा से हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद हमारे दोबारा से एक्सप्रेशन टेस्ट होगी या हमारी कंडीशन टेस्ट होगी कि अगर जो हमने चेंज किया इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके जो हमने चेंज किया उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारे ये लूप चलता रहेगा, वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी और दोबारा दोबारा से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होके चेकिंग होती रहेगी और ये पूरा एक लूप चलता रहेगा। जैसे ही हमारी कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की वजह से हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, हमारी कंडीशन जो हमने पहले से बनाई हुई है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता हमारी वेरिएबल, तो हमारा कंट्रोल इसके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। एग्ज़ाम्पल मैंने एक की हुई है कि इंटीजर i इज़ इक्वल टू 3। मैंने एक कोई वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का और उसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 3 से, कि मैंने एक हमारा सिंपल वेरिएबल है। तो वाइल i इज़ लेस देन 10 मैंने वाइल लूप लगाया, ठीक है, वाइल का कीवर्ड उसकी स्मॉल ब्रेसेस और उसके अंदर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि वाइल i इज़ लेस देन 10, कि जब तक i की वैल्यू 10 से लेस है उस टाइम तक क्या हो, वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट हो। वाइल की बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने सी आउट करवाया हुआ है वाइल बॉडी, ये यूज़र की स्क्रीन पर शो होता रहेगा वाइल बॉडी। जो भी लिखना चाहें आप इसके अंदर लिख सकते हैं डबल कोट्स के अंदर। और बाद में मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इधर मैं जो मर्ज़ी करना चाहूँ, मैंने इधर इंक्रीमेंट किया कि आई की वैल्यू में जब भी वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट हो तो जब इस स्टेटमेंट पर कंट्रोल आए तो आई की वैल्यू एक ज़्यादा हो जाए। तो स्टार्ट में जब आई की वैल्यू इधर आएगी चेक होगी, आई की वैल्यू पहले क्या थी, 3 थी, क्योंकि हमने इनिशियलाइज उसको 3 से किया हुआ है। तो वाइल आई इज़ लेस देन 10, आई की वैल्यू 3 है, 3 इज़ लेस देन 10, हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, बॉडी में कंट्रोल आ गया, ये एग्जीक्यूट होगा वाइल बॉडी, ठीक है। ये वाले हमारा एक बार शो हो गया स्क्रीन पर और उसके बाद हमारा कंट्रोल आ गया आई प्लस प्लस पे, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू 4 हो गई। 4 हमारा हमने दोबारा से इंक्रीमेंट कर दिया है, मतलब हमने चेंज किया थोड़ी सी अपने वेरिएबल की वैल्यू में, तो दोबारा से वो वैल्यू इधर चेक होगी कंडीशन के ऊपर। आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट के बाद हमारी वैल्यू आई की 3 से 4 हो जाएगी, तो 4 दोबारा से चेक होगी कि आई इज़ लेस देन 10 या 4 इज़ लेस देन 10, हमारी कंडीशन ट्रू होगी और कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी बॉडी दोबारा एग्जीक्यूट होगी और दोबारा से हमारी इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू 4 से प्लस प्लस होके 5 हो जाएगी, द अगेन हमारी कंडीशन चेक होगी और ये उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक हमारी आई की वैल्यू 9 जब होगी तब भी चल जाएगी हमारी बॉडी की वैल्यू।
और उसके बाद जब इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू हो जाएगी 10, तो दोबारा से जब चेक होगी कि 10 इज़ लेस देन 10, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 तो इक्वल होता है 10 के। तो ये तो कंडीशन पूरी ना उतरी, तो हमारा कंट्रोल बॉडी में नहीं आएगा, बॉडी के नीचे जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी होगी हमारा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। तो होपफुली आपको वाइल स्टेटमेंट की समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं हम इस वाले फ्लो चार्ट पे, कि हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करवाई है, कोई भी वेरिएबल बना के उसको इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद हमने वाइल की जो कंडीशन है वो चेक की, इज़ द कंडीशन ट्रू, कि वाइल की जो भी हमने कंडीशन लिखी हुई है वो अगर ट्रू है तो क्या होगा, अगर फॉल्स है तो क्या होगा। अगर ट्रू है तो हमारी वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद अपडेट होगी। अपडेट से मुराद यही है कि उस वेरिएबल को जिसको हमने स्टार्ट में इनिशियलाइज करवाया उसके अंदर वैल्यू में या तो इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी अपडेट होगी वैल्यू, तो दोबारा से हम कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा से वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और अपडेट होगी बीच में, एंड अगेन ये वाला साइकिल चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स होती जाएगी तो वाइल की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। होपफुली आपको वाइल स्टेटमेंट की यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, फ्लो चार्ट की भी, उसके सिंटैक्स की भी, और जो हमने छोटी सी एग्जांपल की है उसी की भी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप भी हमारा कोई कंडीशन की बेस पर हमारा मल्टीपल टाइम्स कोई चीज़ पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स में देखिएगा तो मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर, एक कीवर्ड है जो कि, उसके बाद इसकी जो स्मॉल ब्रेसेस है इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन 1 सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन 2 सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन 3। ये तीनों एक्सप्रेशंस क्या हैं ये हम अभी मज़ीद डिटेल में देखते हैं। ये इसके सिंटैक्स का पार्ट ही है। एक्सप्रेशन 1 की जगह पर हमें कुछ लिखना है, एक्सप्रेशन 2 की जगह पर भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा, और उसके बाद एक्सप्रेशन 3 की जगह पर भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं फर्दर क्या लिखना है। और उसके बाद हमारी सिंपल इसकी बॉडी है जहाँ पर फॉर लूप की, उसके अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी हो वो हमारे प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है, हमने जो भी स्टेटमेंट्स लिखनी हो। अब इसकी सिंटैक्स को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया, वेयर एक्सप्रेशन वन क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया जाएगा एक्सप्रेशन 1, जहाँ पर लिखा है कि कोई भी हमने वेरिएबल बनाना है और उसको उधर इनिशियलाइज करवाना है। फॉर एग्जांपल इसकी लिखी हुई है कि आई इज़ इक्वल टू 0, जे इज़ इक्वल टू 2, के इज़ इक्वल टू 3, कि हम इस तरीके से कोई भी वेरिएबल अगर बनाना चाहे और उसको इनिशियलाइज़ भी करवाना है। इनिशियलाइज़ से मुराद हमने उसको कोई स्टार्टिंग वाली वैल्यू देनी है। अगर हम स्टार्टिंग वाली वैल्यू नहीं देंगे तो हमारा लूप नहीं चल सकेगा, क्योंकि वो डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि इसकी वैल्यूज़ क्या है और इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ से होना है। तो वो उसमें गार्बेज वैल्यू डाल सकता है और हमारा प्रोग्राम की आउटपुट सारी इससे डैमेज हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप वेरिएबल बनाते हैं, जो भी उसको डिफ़ाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियलाइज़ भी कर दें ताकि उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना हो। तो एक्सप्रेशन 1 की जगह पर हमने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करनी है कि कोई एक वेरिएबल बनाना है और उसको कोई स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करनी है। एक्सप्रेशन 2 की जगह पर क्या आएगा, लिखा हुआ है कि कंडीशन चेकिंग। अब हमारा वेरिएबल बन गया और उसको वैल्यू भी असाइन हो चुकी है। अब हमने कंडीशन अपनी चेक करनी है कि जो हमने वेरिएबल बनाया है वो हम क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई की वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर है, ये भी कंडीशन के तौर पर आ सकता है। जे की वैल्यू इज़ लेस देन 3 है, ये भी कंडीशन के तौर पर आ सकता है। के की वैल्यू इक्वल टू 3 है, के इज़ इक्वल टू 3, ये भी कंडीशन है कि ये अगर वैल्यू कंडीशन ट्रू है तो हमारी क्या होगी, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हमारा कंट्रोल बाहर चला जाएगा फॉर लूप की बॉडी से। अब एक्सप्रेशन जो 3 लिखी हुई है इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे वाइल लूप में हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप्स में यही 3 काम किए थे, तो हमने फॉर लूप की जो बॉडी है उसके अंदर भी हमने यही काम करने हैं, जस्ट थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया। तो एक्सप्रेशन 3 में हमारा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कि हमने जो भी वैल्यू बनाई है, जो हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया था और उसके बाद हमने कंडीशन बनाई, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है फॉर लूप की,
और फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट एक बार होती है तो हम दोबारा से बीच में, जैसे वाइल लूप के एंड पर हमने कुछ अपडेट किया था, वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया था, तो फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद भी हमारा जो एक्सप्रेशन 3 वाला सेक्शन है उसमें हमने उस वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, मतलब उसकी वैल्यू में हमने कोई ना कोई अपडेट करनी है। तो अपडेट होगी तो दोबारा से हमारी कंडीशन चेक होगी एंड ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इन वाइल लूप कंट्रोल स्टेटमेंट लूप इज एग्जीक्यूटेड अंटिल कंडीशन बिकम्स फॉल्स। वाइल लूप की इधर से दोबारा एक बात लिख दी गई है कि लूप तब तक एग्जीक्यूट होता है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो ये इन जनरल सभी लूप्स के लिए वैसे तो करेक्ट है कि हर लूप उस टाइम तक चलता रहता है जब तक उसकी बॉडी या उसकी जो कंडीशन गिवन होती है वो ट्रू हो। अब यहाँ पर मैंने कुछ फॉर लूप का हमने फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, उसको हम देखते हैं कि किस तरह से उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, उसके अंदर हमारा फ्लो जो हमारा स्टेटमेंट्स है वो किस तरह से चलता है। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। एक सबसे पहला पार्ट है कि हमने वेरिएबल बना के उसको इनिशियलाइज करना है। देन सेकंड पार्ट है कि उसकी जो भी हमने वेरिएबल की वैल्यू है उसकी बेस पर हमने कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन चेक होती है देन हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी अपडेट होगी वैल्यू में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और दोबारा से हमारी जो कंडीशन है वो चेक होगी एंड अगर हमारी कंडीशन ट्रू है देन अगेन बॉडी एग्जीक्यूट होगी और ये साइकिल चलता रहेगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, हमारा कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में नहीं जाएगा और हमारा कंट्रोल सिंपली वो जो फॉर लूप की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रोग्राम के अंदर, हमारा कंट्रोल सिंपली उधर चला जाएगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम अब इसकी जो फ्लो चार्ट है उसको देखते हैं कि किस तरह से हमारा बनाया गया है। सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन से मुराद यही है कि कोई ना कोई वेरिएबल बनाया गया है और उसको कोई स्टार्टिंग वैल्यू असाइन की गई है। स्टार्टिंग वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब उसके बाद हमने उसी वेरिएबल की वैल्यू की बेस पर हमने उसको टेस्ट करना है कि हमने उसकी कंडीशन को चेक करना है, उसकी बॉडी को कंडीशन चेक हो जाएगी उस वेरिएबल की बेस पर। तो उसके बाद हमारी दो आउटकम्स निकल सकती हैं, या तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी हमारी, क्योंकि हमारे पास ये दो ही चॉइसेस होती हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमने क्या कहा था कि फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो, तो सिंपली हमारा कंट्रोल कहाँ जा रहा है, ट्रू वाला एरो आप देख सकते हैं कि जब हमारी कंडीशन ट्रू है या टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो उसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो हमारा कंट्रोल फॉर लूप बॉडी के अंदर जा रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो सभी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। देन उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, हमारा जो फॉर लूप का थर्ड पार्ट है ये वैल्यू में अपडेशन करना या वैल्यू में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब हम कर देते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं अपडेट एक्सप्रेशन। हमारा जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसके अंदर हमने अपडेशन करनी है। जब हम एक बार अपडेट कर देंगे अपनी वैल्यू को, उसके बाद हमें अगेन अपनी जो कंडीशन है उसको चेक करना होगा कि हमारी जो अपडेशन के बाद वैल्यू है वो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली है कि नहीं है। तो जब हम टेस्ट करेंगे और दोबारा से चेक करेंगे अपडेशन के बाद कि हमारी दो ही आउटकम्स आएगी, अगेन या ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू आती है तो अगेन फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी एंड अपडेशन एंड अगेन टेस्ट होगा हमारी कंडीशन। तो ये लूप इसी तरीके से चलता रहेगा। और आप देख सकते हैं कि जब हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट फॉल्स आता है तो हमारा कंट्रोल किसी भी हमारे फॉर लूप के स्टेप पर नहीं जा रहा, फॉर लूप की कोई बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, ना कोई अपडेशन हो रही है, ना कोई और उसका प्रोसेस हो रहा है। सिंपली हमारा कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। देन होपफुली आपको फॉर लूप के फ्लो चार्ट की समझ आ चुकी होगी। क्यूरीज अगर हैं तो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एग्ज़ाम्पल,
हमने फॉर लूप की एग्ज़ाम्पल भी करनी है ऑब्वियसली, तो उसको किस तरह से करना है मैंने एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल बना के रखी हुई है कि हमने इंटीजर मेन के अंदर हमारा जो मेन की बॉडी है, हमने हमारा जो मेन पार्ट है इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसने एग्जीक्यूट होने, उसके अंदर मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसका नेम दिया मैंने आई। ठीक है, आगे सेमी कॉलन, सेमी कॉलन इम्पोर्टेड पार्ट है कि अगर हम सेमी कॉलन नहीं देंगे तो हमारी सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि जैसे आपकी कोई भी लैंग्वेज है उसके लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उर्दू के अपने रूल्स हैं, इंग्लिश के अपने रूल्स हैं, एंड सो ऑन, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सभी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं जैसे, तो इसके भी कुछ अपने रूल्स हैं कि हर सेंटेंस या हर एक्सप्रेशन के बाद सेमी कॉलन यूज़ किया जाए। तो ये काफ़ी छोटी सी एक वैसे मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये बड़े बड़े प्रोग्रामर को थोड़ा सा हिला के रख देती है, तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। इंटीजर आई हमने एक वेरिएबल बनाया है, चाहिए तो हम अब इस वेरिएबल की वैल्यू की बेस पर हमने फॉर लूप को हमने प्रोसेस करना है। फॉर लूप के 3 पार्ट्स हैं जैसे कि हम अभी पढ़ चुके हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, देन कंडीशन चेकिंग, एंड देन अपडेशन आफ्टर बॉडी एग्जीक्यूशन, कि हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद हमने अपडेशन करनी है। तो सिमिलरली मैंने फॉर लूप फॉर कीवर्ड लिखा, इसकी स्मॉल ब्रेसेस, एंड देन सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में देखिएगा तो मैंने रखा है आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब मैंने आई को इनिशियलाइज करवा दिया है ज़ीरो से कि स्टार्टिंग वैल्यू आई की होगी ज़ीरो। देन अगेन कंडीशन में मैंने लिखा है कि आई इज़ लेस देन 10, कि हमारी ये एक मेन कंडीशन है कि जब तक हमारी आई की जो भी वैल्यू होगी वो 10 से लेस होगी तो हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये तो हमारा हो गया सेकंड पार्ट। जब हमारी कंडीशन स्टार्ट में आई की वैल्यू क्या हमारी ज़ीरो है, तो ज़ीरो जब हमारे चेक होगा कंडीशन में ज़ीरो इज़ लेस देन 10, ऑब्वियसली हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फॉर लूप की बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट क्या होगा, फॉर लूप के बॉडी के अंदर लिखा हुआ है सी आउट। सी आउट से मुराद है कि यूज़र की स्क्रीन पर हम कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। देन फॉर सी आउट में लिखा हुआ है फॉर लूप बॉडी, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये यूज़र की स्क्रीन पर शो होगा। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद फॉर लूप का नेक्स्ट पार्ट आता है उसके वेरिएबल की वैल्यू में अपडेशन। तो इधर मैंने इसकी इंक्रीमेंट की हुई है आई प्लस प्लस, हमारा कंट्रोल उधर चला गया हमारे थर्ड वाले इस पार्ट पर कि हमने वैल्यू में अपडेशन करनी है। तो आई प्लस प्लस से मुराद है कि आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो रहा है। आई की वैल्यू पहले ज़ीरो थी, ज़ीरो प्लस वन वन हो गया, आई की वैल्यू वन है। जब हमारी अपडेशन होगी उसके बाद से अगेन हमारी कंडीशन चेक होगी कि हमारी जो अपडेशन के बाद वैल्यू है वो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। देन आई की वैल्यू वन है, वन चेक होगा कंडीशन में, वन इज़ लेस देन 10, ऑब्वियसली ट्रू। देन अगेन बॉडी एग्जीक्यूट होगी एंड अगेन हमारी अपडेशन एंड चेकिंग, और ये हमारा बॉडी का उस टाइम तक फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक हमारी आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू 9 भी है तो 9 इज़ लेस देन 10 हमारी कंडीशन ट्रू आती है और हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी एंड देन हमारी अपडेशन होगी 9 प्लस प्लस, या आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया 9 प्लस वन इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 10 जब हो जाएगी आई की वैल्यू तो कंडीशन अगेन चेक होगी 10 इज़ लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 10 की वैल्यू 10 के इक्वल है, लेस नहीं है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा बॉडी में कंट्रोल नहीं जाएगा और हमारा कंट्रोल जो भी फॉर लूप की बॉडी के बाद लिखा हुआ है कंट्रोल सिंपली उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। होपफुली आपको फॉर लूप की इस एग्ज़ाम्पल की समझ आ चुकी होगी। एंड चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, जैसा कि अभी हम वाइल लूप पढ़ चुके हैं कि वाइल लूप में कंडीशन दी जाती है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है उस टाइम तक हमारी उसकी वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट होती रहे।
तो डू वाइल लूप भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, डू वाइल एक एडिशनल चीज़ है। डू डू का मुराद यही है कि करना, कुछ करना, कोई भी जो हमें टास्क असाइन किया गया उसको करना। डू देन वाइल, वाइल देखिएगा कि इसके बाद में है, पहले इसका डू वाला पार्ट है देन वाइल वाला, कि कोई काम करना और पहले होगा टास्क असाइन किया होगा, वाइल मतलब हमारी बॉडी उसकी कंडीशन जो है वो बाद में लिखी होगी। तो डू की बॉडी उसके अंदर कोई स्टेटमेंट्स जो भी लिखना होगी हमें वो लिखेंगे, एंड देन उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी कि वाइल कंडीशन, वाइल की आगे स्मॉल ब्रेसेस में कंडीशन एंड देन सेमी कॉलन। कंडीशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू ग्रेटर है 5 से, तब तक ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो। आई इज़ लेस देन 10 फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन आ सकती है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है उस टाइम तक बॉडी एग्जीक्यूट हो। तो वाइल और डू वाइल में फिर डिफरेंस क्या हो गया, आपने गौर किया होगा कि इसकी वाइल की स्टार्ट में ही जब कंडीशन चेक होती है और अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज नहीं होती। लेकिन डू वाइल में जब फर्स्ट टाइम चलेगा हमारा प्रोग्राम तो डू की बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा उसको पहले एक बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एक बार लाजमी एग्जीक्यूट करेगा, और दोबारा फिर वाइल की कंडीशन चेक करेगा। अगर वाइल की कंडीशन ट्रू है देन अगेन उसके अंदर इंक्रीमेंट करके, या अगर वाइल की कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से डू की जो भी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इंक्रीमेंट करके अगेन कंडीशन चेक करके, ये इसी तरह से साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अगर एक बार हमारी डू की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, स्टार्ट में प्रोग्राम स्टार्ट किया, डू की बॉडी में जो भी लिखा हुआ है हमने, हमारी वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई हैं, देन वाइल पे आ गया कंट्रोल, वाइल कंडीशन, कंडीशन चेक होगी और कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर हमारा कंट्रोल इससे बाहर निकल आएगा। लेकिन ये तो आपने देखा होगा कि एक बार तो डू की जो भी बॉडी में लिखा होता है एग्जीक्यूट हुआ है। तो यही डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो वाइल की बॉडी कभी एग्जीक्यूट नहीं होती और डू वाइल की बॉडी एटलीस्ट वन टाइम लाजमी एग्जीक्यूट होती है, अगर हमारी वाइल की कंडीशन भी फॉल्स हो तो भी। तो ये एक मेन डिफरेंस है इनमें। डू की बॉडी में जो भी लिखा होगा उसने पहले एग्जीक्यूट करना है और कंडीशन बाद में चेक करनी है। तो जब हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे और कंडीशन बाद में देखेंगे तो हमारा ऑब्वियसली कोई एक बार हमारा कंट्रोल तो बॉडी में जाना ही जाना है। तो होपफुली इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब आ जाता है डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट, के फ्लो चार्ट के अंदर हमारा इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर फ्लो कैसे चलेगा डू वाइल के अंदर। सबसे पहले तो हमारा ऑब्वियसली प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद हमारा जैसे कि आपको मैंने बता दिया डू वाइल लूप के अंदर हमारा हर बार एक एटलीस्ट वन टाइम डू की बॉडी एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, कि उसका वो एक किस्म का ऑर्डर दे रहा है, डू ये करो, पहले करना है काम, ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन चेक करनी है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर उसको मज़ीद नहीं करेंगे, वो एक बार ही एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसमें हम इंक्रीमेंट करके दोबारा से अगेन अगेन इसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो स्टार्ट में हमारा बॉडी ऑफ लूप के अंदर कंट्रोल गया है, या डू की बॉडी जो भी है उसके अंदर कंट्रोल चला गया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद हमारा कंट्रोल गया वाइल के ऊपर। वाइल के अंदर क्या था, कंडीशन मौजूद थी, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन के ऑब्वियसली दो ही रिजल्ट्स हो सकते हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होती है तो हमारी इंक्रीमेंट करने के बाद या हमारा अगेन बॉडी ऑफ लूप या डू की बॉडी के अंदर कंट्रोल जाएगा, हमारा कंट्रोल हमारा उधर चला जाएगा और उसकी दोबारा से एग्जीक्यूशन होगी। एंड एक बार डू की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, वाइल के अंदर कंट्रोल चला गया, कंडीशन चेक, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा आ जाएगा दोबारा से कंट्रोल डू की बॉडी के अंदर, कोड अगेन एग्जीक्यूट करेगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसी बॉडी के अंदर ही होगा, एंड अगेन कंडीशन ट्रू चेक होगी और ट्रू फॉल्स। अगर ट्रू होती है तो ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। अगर हमारी जो वाइल की बॉडी की सॉरी कंडीशन है वाइल की वो फॉल्स हो जाती है
तो क्या होगा, तो हमारा वो डू वाइल वाला जो हमारा साइकिल चल रहा था वो उधर ही रुक जाएगा और हमारा कंट्रोल डू वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। और सिंपल सा प्रोसेस है कि डू वाइल की बॉडी अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एटलीस्ट वन टाइम उसने लाजमी ही एग्जीक्यूट होना है, अनलाइक वाइल की तरह कि वाइल में एक अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक बार भी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन डू वाइल में एटलीस्ट वन टाइम लाजमी एग्जीक्यूशन होगी हमारी डू की बॉडी की। एग्जांपल है, एग्जांपल में मैंने इंट मेन के अंदर ही लिखते हैं कि आई इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है आई, और उसको मैंने इनिशियलाइज भी कर दिया है 1 से इनिशियलाइज हो गया। अब उसकी स्टार्टिंग वैल्यू आई की है 1 है। डू वाइल की बॉडी है, तो देखते हैं डू के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो डू की बॉडी में गए तो सबसे पहले लिखा हुआ है सी आउट डू वाइल डू बॉडी। सी आउट से मुराद यही है कि डू यूज़र की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कुछ। इसके अंदर लिखा हुआ है डबल कोट्स के अंदर डू वाइल डू बॉडी, कि ये यूज़र की स्क्रीन पर हमारा शो हो। उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जब हमारा प्रोग्राम चलेगा आई की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, और सबसे पहले डू की बॉडी के अंदर कंट्रोल चला जाएगा, मतलब जो भी लिखा हुआ है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाना है। लिखा हुआ है डू वाइल डू बॉडी यूज़र की स्क्रीन पर लिखा आ जाएगा, और आई प्लस प्लस और आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या थी पहले 1 थी, 1 में एक इंक्रीमेंट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी 1 + 1 = 2, 2 हो जाएगी आई की वैल्यू। और डू की वाइल बॉडी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बॉडी कंप्लीट होने के बाद हमारा कंट्रोल चला जाएगा वाइल के अंदर। वाइल के अंदर होगी हमारी कोई ना कोई कंडीशन होगी, तो अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल दोबारा से डू की बॉडी के अंदर आ जाएगा, नहीं तो हमारा कंट्रोल इस पूरे लूप से बाहर रहेगा। तो वाइल के अंदर हमारी कंडीशन लिखी हुई कि आई इज़ लेस देन इक्वल टू 4 एंड जे इज़ सॉरी आई इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। ये दरमियान में जो डबल एंड लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि हम एंड वाला एक प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। जैसे हमने लॉजिक गेट्स किए थे लास्ट लेक्चर में कि ए की वैल्यू भी ट्रू हो और बी की वैल्यू भी ट्रू हो, तो ए एंड बी की वैल्यू ट्रू होती है। तो इस दोनों में से दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तब हमारी होल ओवर कंडीशन ट्रू होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आई की वैल्यू आई इज़ लेस देन इक्वल टू 4 हो और हमारी आई की वैल्यू 2 से ग्रेटर और या इक्वल हो, तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी और हमारा कंट्रोल अगेन डू की बॉडी के अंदर आएगा। इधर वाइल की जगह पर कोई भी कंडीशन हम लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है इतनी कॉम्प्लेक्स सी बनाकर लिख दें, यह तो जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी ऑब्वियसली आई की वैल्यू हमारी डू की बॉडी के अंदर क्या थी 2 हो गई थी, तो आई की वैल्यू 2 है, कंडीशन में से ट्रू हो गई। आई की वैल्यू 4 से लेस भी है और आई की वैल्यू 2 से ग्रेटर या इक्वल, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो हमारा कंट्रोल दोबारा से डू की बॉडी के अंदर आ गया। यूज़र की स्क्रीन पर अगेन डू वाइल डू बॉडी एग्जीक्यूट हुआ या शो हुआ, एंड अगेन उसके अंदर इंक्रीमेंट हो गया। आई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 2 से 3 हो गई। 3 हो गई तो हमारी कंडीशन अब पे कंट्रोल आ जाएगा। 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, हमारी कंडीशन पहले ट्रू होगी, एंड 3 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 और इक्वल टू 2 कि हमारी आई की जो वैल्यू है 3 है वो 2 से ग्रेटर है या उसके इक्वल है, तो ग्रेटर तो है ना, तो कंडीशन अगेन ट्रू। कंडीशन हमारी ट्रू होने के बाद हमारा कंट्रोल अगेन बॉडी के अंदर, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी इंक्रीमेंटेशन के बाद, और हमारा लूप में से बाहर आके हमारा वाइल में कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ऑब्वियसली 4 इज़ इक्वल टू 4 हमारी ट्रू हो जाएगी, तो अगेन हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट होके आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 5 जब आएगी वैल्यू तो हमारी कंडीशन चेक होगी वाइल में और हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा कंट्रोल इस लूप से बाहर निकल आएगा। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है डू वाइल बॉडी की, कि
एक बार एटलीस्ट हमारा कोड लाजमी एग्जीक्यूट होता है कंडीशन चेक होने से पहले। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेस्टेड इफ़। अभी हमने सिंपल इफ़ तो कर लिया है, सिंपल इफ़ एल्स भी कर लिया है, तो नेस्टेड इफ़ किस चीज़ को कहते हैं? अब हमारी अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमें किसी एक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, गेम के अंदर आप कोई कंडीशन आती है या कोई आपके पास चॉइस आती है कि आप या तो ये सिलेक्ट करें या वो सिलेक्ट करें। आप उनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो आपके जो फर्दर डिसीजन होते हैं वो आपके उसी डिसीजन की बेस पर होते हैं कि आपने ये कंडीशन जैसे कि अक्सर गेम्स होती हैं जिनकी स्टोरी डिपेंड कर रही होती है आपके डिसीजंस पर। आप जो डिसीजन करेंगे उसकी बेस पर आपकी जो स्टोरी है गेम की वो चेंज हो जाएगी। तो आपके डिसीजन की बेस पे आगे फर्दर जो डिसीजंस हैं वो भी मैटर करते हैं। तो इसी तरह से नेस्टेड इफ से मुराद यही है कि एक किसी कोई एक इफ स्टेटमेंट है, उसके अंदर मज़ीद हमने इफ स्टेटमेंट लगानी है कि इफ़ के अंदर इफ़ हमने लगानी है, तो उस चीज़ को कहते हैं नेस्टेड इफ़। ये कैसे करनी है? सिंपल सा प्रोसेस है, हम इसकी आगे सिंटैक्स या इसकी एग्जांपल्स करते हैं तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इसका फ्लो चार्ट भी करते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेस्टेड इफ को करने से पहले हम थोड़े से पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं कुछ, वो देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में दो आ जाते हैं सबसे पहले मेन वाले। तो एक तो आ जाता है फेमस जो है काफ़ी ज़्यादा इफ एल्स वाला सिनेरियो, देन दूसरा है हमारा स्विच स्टेटमेंट वाला सिनेरियो। तो हम सबसे पहले देखते हैं इफ एल्स वाला जो सिनेरियो है उसमें क्या होता है। इफ एल्स में हमारा एक तो सिंपल सबसे पहला जो केस है वो है हमारा इफ वाला, कि हमारी इफ कंडीशन और उसकी बॉडी, कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए। एक हमारा सिंपल सबसे ये सिनेरियो है। उसके बाद हमारा सेकंड वाला सिनेरियो आ जाता है इफ़ एल्स वाला, कि अगर हमारी इफ़ कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन जो भी दी हुई है वो ट्रू है तो हमारी बॉडी इफ़ की एग्जीक्यूट हो जाए। अगर हमारी बॉडी इफ़ की जो कंडीशन गिवन है वो फॉल्स हो जाती है तो एल्स की बॉडी, जो भी एल्स के अंदर लिखा हुआ है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये हमारा सिनेरियो होगा इफ़ एल्स का। अब इफ़ एल्स इफ क्या चीज़ है? अगर हमारी अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमारी मोर देन वन चॉइसेस होती हैं। चॉइसेस से मुराद यही है कि हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक कंडीशन है, हम कहते हैं अगर ये कंडीशन हो तो ये काम हो, अगर ये कंडीशन हो तो ये काम हो, अगर ये कंडीशन हो तो ये काम हो। मतलब हमारी मोर देन वन काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस होती हैं कि ये कंडीशन हो तो हमारी ये चीज़ होनी चाहिए, अगर ये कंडीशन हो तो ये होनी चाहिए। तो वो मोर देन वन कंडीशंस जब लिखनी हो हमने तो उसके लिए हमारा सिनेरियो आ जाता है इफ़ एल्स इफ़ वाला, कि सबसे पहले आप इसकी बॉडी के अंदर देख सकते हैं इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है कि इफ़ इसकी बॉडी के अंदर कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन ट्रू हो जाती है तो उसकी बॉडी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हो। उसके बाद हमने लिखा हुआ है एल्स इफ, कि अगर वो वाली कंडीशन नहीं होती तो एल्स इफ में हमने मज़ीद कोई नई कंडीशन कंडीशन टू दी हुई है कि अगर ये कंडीशन होती है तो एल्स इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो। एल्स इफ भी जिस तरह अब इफ़ की तरह ही है लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी सी उससे चेंज होगी कि अगर कंडीशन वन हो तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन टू हो तो एल्स इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो, और अगर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट कंडीशन ट्रू नहीं आ रही तो हमारी सिंपली जो भी हम एल्स के अंदर लिखेंगे वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये सिनेरियो आपका इफ़ एल्स इफ का। एक ये एल्स इफ खुद से एक कीवर्ड है कि अगर हमारी मोर देन वन जब चॉइसेस आ रही हों तो हम किसी भी हमारे प्रोग्राम के अंदर तो हम ये सिनेरियो यूज़ कर सकते हैं। होपफुली इसकी समझ आ चुकी होगी। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ अगेन। इफ़ कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन अगर हमारी ट्रू है तो हमारी इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट हो। उसके बाद अगर हमारे वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे एल्स इफ की कंडीशन चेक करें, कंडीशन टू जिसका नाम दिया गया है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारी एल्स इफ की बॉडी के अंदर जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाए। और हम अगर चाहें तो मज़ीद एल्स इफ भी लगा सकते हैं कि हमारी और भी कोई कंडीशन हो। तो
तो हम जितनी चाहे हमारी मर्ज़ी कंडीशंस हो, हम उतनी एल्स इफ लगा सकते हैं इसके अंदर, वो मैटर नहीं करता। तो जो हमारी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली वो वाली एल्स इफ या इफ सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि इनमें से कोई भी अगर कंडीशन ट्रू ना हो, कोई भी ना इफ की, ना एल्स इफ की, ना जितने मर्ज़ी हमने एल्स इफ लगाए, उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो क्या होगा, हम सिंपली एंड पर एक डिफ़ॉल्ट वाला सिनेरियो लिख देंगे एल्स वाला, कि अगर उनमें से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं आ रही तो एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये हमारा सिनेरियो है इफ़ एल्स इफ का। अब नेक्स्ट वाला आ जाता है जो कि अभी हम पढ़ रहे थे कि नेस्टेड इफ से मुराद मैंने यही कहा था कि किसी कंडीशन, अ कंडीशन विद इन एंड कंडीशन, कि कोई कंडीशन के अंदर हमारी कंडीशन लगी हुई है, इफ़ के अंदर इफ़ लगी हुई है, तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ़। फॉर एग्जांपल हमने इधर इफ़ लगाया हुआ है, उसकी स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है कंडीशन वन, कि अगर कंडीशन वन ट्रू है तो हमारी इफ़ की बॉडी के अंदर आ जाए। देखिएगा तो इफ़ की बॉडी के अंदर मैंने एक मज़ीद इफ़ लगाई हुई है कि इफ़ के अंदर कंडीशन चेक की हुई है कि इसके अंदर भी कोई कंडीशन है, तो अगर वो ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी अंदर वाले की एग्जीक्यूट हो जाए, नहीं तो एल्स की बॉडी अंदर वाले की एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये इफ़ के अंदर मैंने इफ़ वाला सिनेरियो लगा दिया है। और अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ की जो कंडीशन वन है, जो बाहर वाला इफ़ है, वो ही ट्रू नहीं होती, वो फॉल्स होती है, तो कंट्रोल आ जाएगा हमारा बाय डिफ़ॉल्ट से कहाँ पर, एल्स के अंदर। एल्स के अंदर देखिएगा तो मैंने दोबारा से इफ़ लगाई हुई है, इफ़ एल्स। इफ़ के दोबारा से मैंने चेक की हुई है कि ये अगर ये कंडीशन है तो इफ़ की बॉडी हो जाए, नहीं तो एल्स की बॉडी हो जाए। तो इस सारे सिनेरियो को कहते हैं कि ये नेस्टेड इफ़ वाला सिनेरियो चल रहा है, कि किसी एक कंडीशन के अंदर हमने कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ के अंदर इफ़ लगाकर हम इस चीज़ को कहते हैं कि ये नेस्टेड इफ़ है। तो होपफुली आपको इस नेस्टेड इफ़ की भी समझ आ चुकी होगी। हम इसका आगे फ्लो चार्ट भी मज़ीद करेंगे ताकि आपको इसकी मज़ीद डिटेल में समझ आ जाए। इसके बाद हमारा डिसीजन मेकिंग का जो सेकंड प्रोसेस है उसको कहते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में उम्मीद है कि फुली डिटेल में पढ़ेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। अभी सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि इसके अंदर डिफरेंट केसेस बना सकते हैं हम, केसेस को नंबर असाइन कर सकते हैं कि केस वन, केस टू, केस थ्री, कि अगर ये केस है तो हमारी ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो, अगर ये वाला केस है तो हमारा ये काम हो, अगर ये केस है तो ये काम हो। और इसके अंदर जिस तरह इफ एल्स में हम बना रहे हैं वो थोड़ा उससे मिलता जुलता ही है। और एंड पर हम एक डिफ़ॉल्ट केस बना देते हैं कि अगर इनमें से कोई केस भी ट्रू नहीं हो रहा तो एक जो बाय डिफ़ॉल्ट से केस बनाया हुआ है वो असाइन हो जाए। और इसके अंदर हमारी एक कीवर्ड यूज़ होता है ब्रेक का भी, यूज़ होता है ब्रेक कीवर्ड। ये किस लिए यूज़ होता है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ब्रेक लगाने के लिए। तो अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी फुली डिटेल में पढ़ेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है और इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो कि हमने जहाँ पर छोड़ा था नेस्टेड इफ़ को। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लो, फिर मैं आपको अपने अल्फाज में समझाऊंगा। A nested if in C or C++ is an if statement that is the target of another if statement। एक nested if जो होती है C या C++ लैंग्वेज के अंदर एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि किसी दूसरी इफ स्टेटमेंट का टारगेट होती है। या फिर इसको दूसरे अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स मींस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, कि कोई एक इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई दूसरी इफ स्टेटमेंट लगा दी जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं या उस सिनेरियो को कहते हैं नेस्टेड इफ। Yes, both C and C++ allows us to use nested if statements within if statements। For example, we can place an if statement inside another if statement। तो ये एक ही चीज़ को मज़ीद उसको एक्सप्लेन किया गया है कि किसी एक if स्टेटमेंट के अंदर या हम मोर देन वन आगे फर्दर उसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ की। तो इस चीज़ को या इस सिनेरियो को कहते हैं नेस्टेड इफ़। इसका सिंटैक्स देख लीजिएगा कि
इफ़ लिखा हुआ है, इसके ब्रेसेस के अंदर मैंने लगाया कि कंडीशन 1, कोई भी कंडीशन आ सकती है, वो लाजमी नहीं है कि आप कोई फिक्स हो इधर, कुछ भी आ सकता है, आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कंडीशन जो आपने बनानी हो, प्रोग्रामर के ऊपर ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर हमारी इफ़ की जो कंडीशन 1 है वो ट्रू हो जाती है, कंडीशन 1 अगर हमारी ट्रू होती है तो क्या होगा, एग्जीक्यूट व्हेन कोड 1 कंडीशन 1 इज़ ट्रू, इफ़ की बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो पहले वाला बड़े वाला इफ़ है उसकी बॉडी के अंदर जो भी लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आप देखिएगा कि इफ़ की बॉडी के अंदर मज़ीद मैंने एक और इफ़ लगा दी है, और उस जो दूसरा इफ़ है अंदर वाला, उसकी जो स्मॉल ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि कंडीशन टू, कि ये कोई और कंडीशन है जो कि डिपेंड कर रही होती है कंडीशन 1 के ऊपर। तो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि आपके डिसीजन के बेस पर आपने फर्दर कोई और डिसीजन लेना होता है। तो कंडीशन ट्रू कब चलेगी, जब कंडीशन 1 ट्रू होगी। ऑब्वियसली जब कंडीशन 1 ट्रू होगी तो हमारा इफ़ के अंदर कंट्रोल आएगा, और इफ़ के अंदर जो मौजूद मज़ीद जो इफ़ स्टेटमेंट लगाई हुई है उसके पास कंट्रोल जाएगा। अगर हमारी कंडीशन 1 ही फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोल ही इफ़ स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा, और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कंट्रोल नहीं आएगा तो इसके अंदर जो मज़ीद हमने इफ़ लगाई हुई है उसके पास भी कंट्रोल नहीं जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं नेस्टेड इफ़। जैसे ही हमारा कंडीशन 1 ट्रू होगी, हमारी इफ़ की बॉडी के अंदर जो लिखा होता है एग्जीक्यूट हो गया, तो इसके अंदर मज़ीद जो हमने लिखा हुआ था नेस्टेड इफ़ या कोई और नया इफ़ बनाया हुआ था, तो उसकी कंडीशन चेक होगी अगेन। उसकी कंडीशन को मैंने फॉर एग्जांपल नेम दे दिया कि कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 अगर वो ट्रू हो गई तो उस जो इफ़ के अंदर इफ़ जो मौजूद है उसकी बॉडी में जो भी लिखा हुआ है वो चीज़ एग्जीक्यूट कर देगा, अगर कंडीशन ट्रू ट्रू होती है हमारी। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इसको जब एक बार पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इसके इंटरनेट से सर्च करेंगे तो होपफुली आपका ये सारे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब इधर बताया गया कि आपका जो हमने अभी किया है इफ़ एल्स इफ़ वाला सिनेरियो, उसके फ्लो चार्ट बनाया गया कि सबसे पहले तो हमारा लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ है स्टार्ट। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद हमारी इफ़ की जो कंडीशन है वो चेक होगी, जो हमारा बाहर वाला इफ़ है उसकी कंडीशन चेक होगी। अगर ट्रू होती है तो उसका एक अलग पाथ बन जाएगा, अगर फॉल्स होती है तो हमारा कुछ अलग से पाथ बनेगा। तो इन केस अगर हमारी जो इफ़ की कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, हमारी इफ़ की बॉडी के अंदर जितना भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और हमारा इफ़ की बॉडी के बाहर बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारा कंट्रोल उसके पास ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर दूसरा केस है कि इफ़ की जो कंडीशन लिखी हुई है स्मॉल ब्रेसेस के अंदर अगर वही फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, तो नेस्टेड इफ कंडीशन, जो हमारी कंडीशन नेस्टेड इफ वाली है उसके पास जाएगा, और उसमें से हमारी चेकिंग होगी, और हमारी ट्रू होती है तो नेस्टेड इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। एक्चुअली आई थिंक ये थोड़ी सी इसमें गलती है इस जो डायग्राम बनाई हुई है, क्योंकि अगर हमारी बाहर वाले इफ़ की कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोल जो उस अंदर वाली इफ़ है उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो दूसरी इफ़ उसके अंदर नेस्टेड है या उसके अंदर है तो उसके पास कंट्रोल तब जाएगा जब हमारी बाहर वाली कंडीशन ट्रू होगी। तो मैं इसका आपको मज़ीद बता देता हूँ। ये प्रोग्राम है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। तो ये एक नेस्टेड इफ का एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको देख के आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी कि किस तरह से प्रोसेस होता है। इसकी जो फ्लो चार्ट की डायग्राम थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी जिसको मैं इधर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी।
सबसे पहले तो इंट मेन है। मेन जैसे आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट से बना होता है, इसके अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो उसने एग्जीक्यूट हो जाना है। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया आई के नेम से, और उसको वैल्यू या इनिशियलाइज़ किया मैंने 10 से। इसको भाई स्टार्टिंग वैल्यू जो भी है उसको मैंने कह दिया कि आई की स्टार्टिंग वाली वैल्यू 10 है, और उसके बाद मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। सेमी कॉलन के बाद अब हमारे इफ़ पे कंट्रोल आ जाएगा कि इफ़ चेक होगी कंडीशन, इफ़ इसके अंदर स्मॉल ब्रेसेस के अंदर कंडीशन है कि अगर आई इज इक्वल टू, अब जो भी इफ़ स्टेटमेंट होती है ना उसके अंदर जो हमने वेरिएबल या जो एक्विवेलेंस ऑपरेटर यूज़ करना है ना कंपैरिजन के लिए, तो उसमें इक्वल को हम डबल इक्वल्स के ज़रिए डिनोट करेंगे। अगर सिंगल इक्वल लिखेंगे तो वो हमारा एक सिंटैक्स एरर दे देगा, तो हमें ये डबल इक्वल लिखना पड़ेगा। इफ़ आई इज़ इक्वल टू 10, मतलब अगर आई की जो भी वैल्यू है अगर वो 10 के बराबर आ जाती है तो हमारी इफ़ की बॉडी के अंदर कंट्रोल चला जाए। तो ऑब्वियसली आई को मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी थी, 10 दी थी कि आई की वैल्यू 10 है। तो 10 जब कंपेयर होगा आई की वैल्यू इज इक्वल टू 10, आई की वैल्यू क्या है पहले से ही 10 है, तो 10 बराबर होता है 10 के, तो मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई कंडीशन तो हमारा कंट्रोल आ जाएगा इफ़ की बॉडी के अंदर, जो कि ये लिखी हुई है। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये तो सबसे पहले एक कमेंट लिखा हुआ है कि फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, इफ की स्टेटमेंट क्या लिखी, जो भी हमने इसके अंदर कोड लिखा होगा, ये फर्स्ट इफ, इसमें इसको मैं कह रहा हूँ कि बाहर वाली इफ या फर्स्ट इफ इसको कह लें, इसकी बॉडी के अंदर जो भी लिखा होगा सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद नेस्टेड इफ, जो इसकी इफ के अंदर जो सेकंड इफ है, जो इंटरनल इफ है, ये बाहर वाली इफ, ये अंदर वाली इफ, कि ये इफ़ की दोबारा इफ़ के अंदर इफ़ जो हमने बनाई है उसकी कंडीशन अब चेक होगी कि इफ़ आई इज़ लेस देन 15, कि पहले तो हमारी कंडीशन होगी ना कि आई अगर 10 की वैल्यू बराबर है, आई की वैल्यू 10 के बराबर है तो हमारा कंट्रोल इधर आए और इधर आए। और इस स्टेटमेंट पे हमें पता है कि आई की वैल्यू 10 के बराबर है। अब हमारा मज़ीद हमने चेक करना है कि उसकी बेस की, उस लास्ट डिसीजन की बेस के ऊपर हमने मज़ीद डिसीजन लेना है। तो इसका कंडीशन होगी कि इफ़ आई इज़ लेस देन 15, अभी ये कंफर्म है कि आई की वैल्यू 10 है, 10 के इक्वल है, तो हमने आगे मज़ीद कंडीशन चेक करनी है कि अगर आई की वैल्यू 15 से लेस हो तो क्या होगा। अगर 15 से लेस हो तो ऑब्वियसली हमने इधर सी आउट करवा दिया है इफ़, इस इफ़ की बॉडी के अंदर के सी आउट आई इज़ स्मॉलर देन 15, के सिंपली यूज़र की स्क्रीन पर ये शो करवा दे कि आई की वैल्यू 15 से लेस है। नेस्टेड इफ़ के आगे जो भी हमने स्टेटमेंट लिखनी है, जो भी आगे मज़ीद हमने लिखना वो भी लिख सकते हैं। विल ओनली बी एग्जीक्यूटेड इफ़ स्टेटमेंट अबव इज़ ट्रू। अब ये नेस्टेड इफ़ की बॉडी कब एग्जीक्यूट होगी, जब ऑब्वियसली इसकी कंडीशन ट्रू होगी। और इसके पास कंट्रोल कब आएगा, जब ऑब्वियसली हमारा जो एक्सटर्नल इफ़ या बाहर वाला इफ़ है उसकी कंडीशन ट्रू होगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास इसके पास कंट्रोल आएगा। इसके बाद से मैंने अगेन एक और इस इफ़ के अंदर ये फर्स्ट इफ़, सॉरी, ये पहले वाली इफ़, ये दूसरे वाली इफ़ जो कि पहले वाली इफ़ के अंदर है, और दूसरे वाली इफ़ के मज़ीद अंदर मैंने एक तीसरे वाली इफ़ लगा दी है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है पहले और दूसरे दोनों इफ़ के ऊपर। पहले वाले इफ़ की में कंडीशन क्या थी, आई इज इक्वल टू 10, हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोल दूसरे वाले इफ़ के पास आ गया। अब दूसरे वाली कंडीशन जब ट्रू होगी कि आई की वैल्यू 15 से लेस है, तो ये अब दोनों चीज़ तो कंट्रोल आ जाएगा तीसरे वाले इफ़ के ऊपर, जो कि दूसरे वाले इफ़ के अंदर मौजूद है। तो जब तीसरे वाले इफ़ के पास कंट्रोल आएगा तो उस टाइम हमारे पास दो चीज़ें कंफर्म होगी होंगी कि एक तो आई की वैल्यू 10 के बराबर है, और आई की वैल्यू जो 15 से लेस है। तो हमने मज़ीद जब चेक करना है कि इफ़ इसके बाद जब कंट्रोल आएगा और इसकी कंडीशन चेक होगी कि अगर आई की वैल्यू 12 से लेस हो, 12 से लेस हो तो इधर सी आउट करवा दे यूज़र की स्क्रीन पर कि आई इज़ स्मॉलर देन 12 टू, कि आई की वैल्यू 12 से भी लेस है।
तो ये हमारे एक इफ़ के नेस्टेड इफ़ वाला एक थोड़ा सा प्रोसेस किया गया कि इफ़ के अंदर एक इफ़ लगाई है और दोबारा से जो अगली इफ़ थी उसके अंदर मज़ीद एक और इफ़ लगा दी है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन और कंडीशन अगली कंडीशन के अंदर भी दोबारा से कंडीशन लगा दी है। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं नेस्टेड इफ़। ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला सिनेरियो है जब आपका कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जिसके अंदर हमारे पास थोड़ी चॉइसेस ऐसी हों कि एक डिसीजन हमारा किसी दूसरे डिसीजन की बेस पर बनाना हो तो उस टाइम हम नेस्टेड इफ यूज़ करेंगे। परेशान नहीं होना, हम होपफुल इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे और प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ। अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसका एक बेसिक आइडिया क्या है। अगर हमारी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है कि इफ़ आई इज़ लेस इक्वल टू 10 है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी वो वैल्यू ही हमारी इधर मैं कह देता हूँ कि आई की वैल्यू आई इज़ लेस देन इक्वल टू 12 है, 20 है सॉरी, कि आई को मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया आई इज़ इक्वल टू 20। तो जब हमारी कंडीशन इधर चेक होगी पहले वाले इफ़ में या जो बाहर वाला इफ़ है कि आई इज़ इक्वल टू 10, तो हमारी कंडीशन ही फॉल्स होगी। जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ऑब्वियसली ना अंदर वाले इस इफ के पास कंट्रोल आएगा। जब इस इफ के पास कंट्रोल नहीं आएगा तो हमारा ऑब्वियसली जो इस दूसरे इफ के अंदर इफ मौजूद है उसके पास भी कंट्रोल नहीं आएगा। हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा? इस इफ के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट से हमने एल्स बनाया होता है उसके पास कंट्रोल आ जाएगा। एल्स की बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है? सिंपली इसने सी आउट करवाया यूज़र की स्क्रीन पर कि आई की वैल्यू जो है वो 15 से बड़ी है। ऑब्वियसली 15 से बड़ी है तो इसी वजह से कंट्रोल नहीं गया। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है इफ़ हमारा नेस्टेड इफ़ का। इस चीज़ को मज़ीद आप देखिएगा, अपने तौर पर इसको एग्जीक्यूट करें, इसको रन करने की कोशिश करें, इसका आप सूडो कोड जनरेट करें कि इसके अंदर वर्किंग किस तरह से हो रही है, इसके फ़्लो चार्ट खुद से बनाएं। मैं इंशाल्लाह इस बार आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा ताकि आपको इस चीज़ों का मज़ीद क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब। इफ़ एल्स इफ़ लैडर। अब ये लैडर क्या चीज़ है? लैडर कहते हैं हमारी सीढ़ी को, जो कहते हैं ना सीढ़ी हमारी ऊपर ऊपर की तरफ चल रही होती है। तो लैडर में हम क्या होता है देखते हैं, इसकी डिटेल में पढ़ते हैं फिर हम देखते हैं। हेयर अ यूज़र कैन डिसाइड अमंग मल्टीपल ऑप्शंस। उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो भी यूज़र होता है। द सी इफ स्टेटमेंट द सी या सी इफ स्टेटमेंट्स जो इफ स्टेटमेंट होती हैं आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द टॉप डाउन। टॉप डाउन से मुराद है ऊपर से स्टार्ट होती है एग्जीक्यूट होना और नीचे तक एग्जीक्यूट होते होते आती हैं कंडीशन की बेस पर। एज सुन एज वन ऑफ द कंडीशंस कंट्रोलिंग द इफ इज ट्रू द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट इफ इज एग्जीक्यूटेड। वो कह रहा है जैसे ही किसी भी इफ के अंदर जो भी हम टॉप टू बॉटम हम सर्च करते हैं इफ के अंदर, हर इफ के अंदर जैसे ही किसी भी इफ की कंडीशन जो अंदर लिखी होती है वो ट्रू जाहिर होती है तो उसकी बॉडी के अंदर जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड द रेस्ट ऑफ द एल्सिफ, जो एल्सिफ के अंदर बाकी एल्सिफ जो बनाए होते हैं उनके अंदर जितना भी डाटा होता है वो सारा बाईपास हो जाता है या वो सारा इग्नोर हो जाता है। इफ़ नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती इफ़ एल्सिफ वाली कंडीशंस में से, तो बाय डिफ़ॉल्ट से जो एल्स वाला पोर्शन होता है उसके अंदर हमने जो भी लिखा होगा स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका सिंटैक्स हमें पहले भी वैसे तो कर चुके हैं इफ़ एल्सिफ का, कि इफ़ सबसे पहले आएगा, उसके बाद उसकी इफ़ की कंडीशन चेक होगी। इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारी इफ़ की बॉडी में आ जाएगा कंट्रोल और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोल आ जाएगा एल्सिफ के अंदर। यहाँ पर मोर देन वन चॉइसेस जहाँ पर हो हम उधर इफ़ एल्सिफ यूज़ करेंगे। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं मज़ीद। एल्सिफ की कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर एल्सिफ की ट्रू होती है तो एल्सिफ की बॉडी में कंट्रोल आ जाएगा और हमारी जो इसकी बॉडी के अंदर लिखी होंगी इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और एल्सिफ अगर हमारा मज़ीद इस तरह से जितनी मर्ज़ी हम कंडीशंस बनाना चाहें
कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी कंडीशंस बनाना चाहते हैं। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ना इफ़ की ना किसी भी एल्स इफ की कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट से हमारा कंट्रोल आ जाएगा, जो कि एल्स के अंदर कंट्रोल आ जाएगा। एल्स के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट से एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये आपका सिंपल इफ एल्स इफ लैडर वाला सिनेरियो है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट स्लाइड, इसका फ्लो चार्ट इफ एल्स इफ लैडर वाले प्रोग्राम का। ये सबसे पहले तो हमारा स्टार्ट होगा। स्टार्ट के बाद हमारी कंडीशन 1 चेक होगी, जो इफ वाली कंडीशन होगी। अगर वो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा कंट्रोल एरो हम देखें, अगर यस लिखा हुआ है, यस का मुराद यही है कि हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। ट्रू हो गई है तो इसकी स्टेटमेंट 1 से मुराद यही है कि जो उसकी बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी, और हमारा बाकी का जो इफ एल्स इफ लैडर का पोर्शन है उसको इग्नोर करके उसके नीचे जो मज़ीद अगली जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनके पास कंट्रोल चला जाएगा। अगर हमारी कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो हमारा दूसरी वाले की कंडीशन पे आ जाएगा कंट्रोल, दूसरा एल्स इफ की कंडीशन पे, जिसको हमने इधर कंडीशन 2 लिखा हुआ है। अगर उसकी हमारी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारी उस एल्स इफ की जो बॉडी है उसमें कंट्रोल आ जाएगा, और उसकी जो भी बॉडी के अंदर इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, और उसके बाद हमारा रेस्ट ऑफ द इफ एल्स की बॉडी को इग्नोर करते हुए प्रोग्राम का कंट्रोल उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसके बाद आ जाएगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू भी, जो एल्स इफ की कंडीशन है, वो फॉल्स होती है तो कंडीशन हमारा एल्स इफ के किसी एल्स इफ की जो मज़ीद हमने बनाई हुई है कंडीशन इधर कंडीशन 3 है उसके पास कंट्रोल आ जाएगा। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों और उसके बाद हमारा स्टेटमेंट इससे कंट्रोल बाहर आ जाए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा लास्ट में जो लिखा हुआ है एल्स की बॉडी, एल्स बॉडी से मुराद यही है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एल्स वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इन केस हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और हमारा इसमें से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। होपफुली इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे अब तक। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल में यही एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया कि मेन के अंदर इंट आई इज इक्वल टू 20, इफ़ आई इज इक्वल टू 10, अगर आई की वैल्यू 10 के इक्वल है तो सी आउट करा दे या यूज़र की स्क्रीन पर शो करवा दे कि आई इज इक्वल टू 10। एल्सिफ से मुराद है कि मज़ीद कोई और कंडीशन मैं देना चाहता हूँ कि एल्सिफ से मैंने दिया कि अगर आई की वैल्यू बराबर है 15 के तो यूज़र की स्क्रीन पर सी आउट ये शो करवा दे कि आई इज़ 15। एल्सिफ मैं इसके मज़ीद कोई और भी कंडीशन देना चाहता हूँ कि एल्सिफ आई इज़ इक्वल टू 20 के आई की वैल्यू मैंने कहा है कि 20 अगर है तो 20 है तो इधर यूज़र की स्क्रीन पर शो करवा दे कि आई इज़ इक्वल टू 20। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती कि अगर आई की वैल्यू 10 के बराबर भी नहीं है, ना आई की वैल्यू 15 के बराबर है, ना आई की वैल्यू 20 के बराबर है, तो एल्स में चला जाए कि आई इज़ नॉट प्रेजेंट, कि जो भी मैं लिखना चाहता हूँ कि आई की वैल्यू इनमें से जो कोई भी कंडीशन के अंदर आई की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो एल्स वाला पोर्शन बाय डिफ़ॉल्ट से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो होपफुली ये आप एग्जांपल समझ चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जंप स्टेटमेंट्स, जो कि आज के हमारे टॉपिक लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। हम इसको मज़ीद डिटेल में नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। इसकी डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट वीक का लेक्चर, उसके अंदर मिक्सअप करके इसकी डिटेल्स में जाऊंगा। आज के लिए थोड़ा सा बेसिक्स वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के पास ही था। और ये वाली जंप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ऑब्वियसली इसके नेम से ही ज़ाहिर है कि किसी कंडीशन की बेस पे हमें जंप करवाना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल को हमने मतलब मैं कहता हूँ कि अभी कंट्रोल इधर है तो मैं किसी और जगह पर उसको, जैसे हमारी दूसरे अभी तक करते आ रहे हैं ना, उसमें हमारा तरतीब से चलता आ रहा है प्रोग्राम।
ठीक है। तो कंट्रोल हमारा तरतीब से हर एक कंडीशन के पास आता, पहले हर स्टेटमेंट के पास कंट्रोल आता था, तरतीब के साथ कंट्रोल आता था, लेकिन इसके अंदर हमें जंप करवाना है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 3-4 स्टेटमेंट्स को स्किप करके अगली के पास अगर मैंने कंट्रोल भेजना है तो मुझे उधर जंप स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। दीज स्टेटमेंट्स आर used in C or C++ for unconditional flow of control throughout the functions in a program. They support four types of jump statements. तो अभी तक हम करते आ रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारा जो फ्लो था वो हमारा हर स्टेटमेंट में ऑर्डर के साथ जाता था कि हर स्टेटमेंट्स में से कंट्रोल होके गुजरता था। तो लेकिन जब हमने अनकंडीशनल, एक कंडीशनल फ्लो होता था कि कोई कंडीशन हमारी कंडीशन के ऊपर बेस कराता था कि अगर ये कंडीशन है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो, अगर ये कंडीशन है तो ये वाला काम है हो, अगर ये कंडीशन है तो ये वाला हो। लेकिन इसके अंदर हमारा जंप स्टेटमेंट्स के अंदर अनकंडीशनल फ्लो है। हम कहते हैं कि हमारा 5-6 इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स को स्किप करके अगली के पास कंट्रोल जाए तो उधर हमें ये यूज़ करनी पड़ेगी। इनकी टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी है, फिर हम एंड करते हैं। इनकी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। ब्रेक स्टेटमेंट जैसे कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्विच स्टेटमेंट का थोड़ा सा आइडिया दिया था, उसके अंदर यूज़ की हुई थी ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, किसी भी चलते चलते प्रोग्राम को हम रोकना चाहते हो, जैसे साइकिल कोई चल रहा है उसको हम रोकना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उधर हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो मज़ीद इसका यूज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। इसका यूज़ होगा स्विच स्टेटमेंट के अंदर। कंटिन्यू नाम से जाहिर है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, या कैसे इसके नेम से तो चलो जो भी लग रहा है, इसकी वर्किंग हम मज़ीद डिटेल में देखेंगे कि कंटिन्यू किस चीज़ को कंटिन्यू करना है और कैसे कंटिन्यू करना है, वो करेंगे। नेक्स्ट थर्ड वन है गो टू आपने होपफुली अगर HTML की हुई है तो उसके अंदर भी गो टू एक स्टेटमेंट वैसे यूज़ होती है कि जिसके अंदर हम किसी एक स्टेटमेंट से जंप करवाना चाहते हैं किसी दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर स्टेटमेंट 1 के ऊपर अभी मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं स्टेटमेंट नंबर 100 पर जंप करूँ, तो उधर मैं वैसे गो टू का कीवर्ड यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी एक जंप स्टेटमेंट ही है। इसका यूज़ भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किस तरह से गो टू स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी C++ के प्रोग्राम्स के अंदर। तो गो टू याद रखिएगा कि जंपिंग के लिए ही यूज़ होती है। नेक्स्ट लास्ट वन है रिटर्न। रिटर्न मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है आप अपने C++ के प्रोग्राम्स के अंदर, बहुत ज़्यादा ये इसका यूज़ होता है आपका कि किसी भी फंक्शन के अंदर या किसी भी पोर्शन के अंदर हम कोई वैल्यू रिटर्न वापस देना चाहते हैं, यूज़र को रिटर्न करवाना चाहते हैं, तो उधर हमारा रिटर्न का कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है, उसका मज़ीद उन वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना कर सकते हैं तो रिटर्न करवाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, उसका काम क्या है, उसने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारा फार्मूले के ऊपर अमल करके जो रिज़ल्ट आएगा उसने उसकी रिज़ल्ट को रिटर्न करवाना है। तो रिटर्न जब करवाएगा तो हम उसके रिज़ल्ट को किसी तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिटर्न भी एक जंप स्टेटमेंट में ही है। इन सब की मज़ीद डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जब तक इस लेक्चर में जब जो भी आपको क्यूरीज हैं आप इन कमेंट्स में मुझे बताएं। कमेंट्स में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरीज क्लियर हों। उसके अलावा हम जूम की एक लाइव मीटिंग भी करेंगे जिसके अंदर हम सारी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या प्रोसेस चल रहा है अब तक, कैसे हम करेंगे मज़ीद। कोई भी आपकी क्यूरीज डिस्कस की जाएंगी इंशाल्लाह कि क्या आप कन्फ्यूजन्स है, आउटलाइन के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, क्विजेज एंड असाइनमेंट्स के सिनेरियोज डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन। तो होपफुली आपको इस सारे की समझ आ चुकी होगी। तो इस लेक्चर का इधर ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।